नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्याकरण के पठन पाठन के इस क्रम में इसके पूर्व हमने सर्वनाम की भूमिका, उसकी उपयोगिता, भाषा में उसके महत्व संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। उसी के क्रम में अगला पाठ विशेषण है, जो कि आज का हमारा शीर्षक है। आज हम विशेषण की भूमिका, भाषा में उसकी उपयोगिता और विशेषण शब्दों की क्या आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके भेद, उपभेद और उदाहरण के माध्यम से विशेषण की अवस्थाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विशेषण की भूमिका से। विशेषण प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहली बात, विशेषण है क्या? भाषा में विशेषण शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इससे क्या परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से व्याकरण में विशेषण की एक अहम भूमिका मानी जाती है। विशेषण की यदि आप बात करें तो नाम से ही आप देखिए, प्रकरण जो हमारा विशेषण है, यदि हम इस प्रकरण की बात करें तो वी का अर्थ विशेष, और आगे यहाँ पर विशेषण जो लिखा गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ही विशेष शब्द दिख रहा है। इसका तात्पर्य विशेषता लाने की बात हो रही है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के विषय में जब हम कुछ अच्छी और बुरी, चाहे आदतें हों या हम ये कह सकते हैं अच्छे बुरे गुण के आधार पर जो भी हम समझ पाते हैं, जो भी हम उस व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं, उसके लिए हम विशेष शब्दों का चयन करते हैं। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, बिल्कुल चोरी नहीं कर रहा है, और कोई व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है, ईमानदारी का गुण उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो अब यहाँ देखा जाए तो दोनों ही बातें विशेष हैं, चाहे वह चोर है या फिर ईमानदार है। यह दोनों ही बातें यदि हम देखें तो यह दोनों ही विशेष हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ईमानदार की हम जो गणना करेंगे वह गुणों में करेंगे, और यहाँ पर जो चोर शब्द लिखा गया है उसकी गणना हम दोषों में करेंगे। कि यदि ईमानदार की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यह उसकी अच्छाई है, यह उसका गुण है, और यदि हम चोर कह रहे हैं अर्थात हम उसके दोष, उसके अवगुण के विषय में बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही बातें विशेष हैं, यदि वह चोर है या फिर ईमानदार है। तो इस प्रकार से विशेषण क्या है, हम कुछ इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको हम आसानी से समझा सकें। तो विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसी परिभाषा हम पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, यह शब्द किस प्रकार से बताते हैं। इनका जब हम वाक्य में परिवर्तन देखेंगे, जब हम एक वाक्य में विशेषण शब्दों की पहचान करेंगे, इसका तात्पर्य अब हम उसे पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो आइए उदाहरण, रमेश
एक दयालु लड़का है। अब यहाँ पर यदि हम आपसे पूछें कि संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द क्या इस वाक्य में है, तो बेशक आप इसका उत्तर अवश्य जान रहे होंगे कि संज्ञा की हम यदि बात करें तो यहाँ पर रमेश संज्ञा शब्द है। और आपको पता ही है कि यदि संज्ञा शब्द नहीं होगा तो ही उसके स्थान पर हम देखेंगे कि वहाँ सर्वनाम शब्द यदि लिखा होगा तो वहाँ संज्ञा नहीं होगी। जैसे वह एक दयालु लड़का है, इस प्रकार से लिखा गया होता तो हमें उसमें सर्वनाम शब्द मिलता। अब यहाँ पर रमेश एक दयालु लड़का है तो यहाँ पर रमेश जो कि संज्ञा है। तो हमने आपको परिभाषा में बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए। अब देखिए कि रमेश की विशेषता कौन बता रहा है और रमेश की विशेषता किस शब्द से आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर रमेश को इस वजह से विशेष माना जा रहा है। तो यहाँ आप वाक्य में देखेंगे कि रमेश एक दयालु लड़का है। अब यहाँ आपको शब्द मिला दयालु। अब दयालु है तो अब हमने अभी आपको बताया यह गुण है कि अवगुण है, इसको आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि यह उस व्यक्ति का गुण है कि वह दयालु है। निर्दयी वह भी गुण है, लेकिन उसे हम अच्छे गुणों में नहीं रखेंगे और दयालु उसे हम एक अच्छे गुण में उसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पर दयालु लिखा गया है तो आपने देखा कि यहाँ दयालु के माध्यम से ही रमेश की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात रमेश एक दयालु लड़का है। यह रमेश की विशेषता बता रहा है कि रमेश का यह गुण है कि वह दयालु है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। परिभाषा मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिख देती हूँ कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यह विशेषण की परिभाषा है। अब हम जानेंगे कि विशेष क्या होता है, क्योंकि विशेषण में विशेष शब्द आपको अवश्य मिलता है, तो उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि विशेष क्या है। तो विशेष के लिए हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे रमेश एक दयालु लड़का है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें किसकी बात हो रही है, तो निस्संदेह आपका उत्तर होगा रमेश। तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में विशेष क्या है, तो आप बताएंगे रमेश। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, विशेष होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होगा। तो आप विशेषण और विशेष समझ चुके हैं। आइए अब विशेषण और विशेष को जानने के बाद हम विशेषण के भेदों के बारे में जानें कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद। अब भेद की बात देखिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से, हम नाम जान लेते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक
और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के चार भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब यदि आप यहाँ पर देखें कि विशेषण के चार भेद, तो अब हम चारों भेदों के विषय में जानने के बाद एक एक करके एक एक भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसे हम कैसे पहचानेंगे, संख्यावाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्पर्श, गंध आदि का बोध कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्पर्श, गंध आदि के बोधक होते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब किस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि गुण, दोष, अवस्था, स्पर्श और गंध वाक्य में हम ऐसे शब्दों की कैसे पहचान करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। फिर भी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको एक उदाहरण दिया कि रमेश एक दयालु लड़का है या रमेश एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर यदि आप बात करें ईमानदार की, तो आप इस ईमानदार शब्द को ऊपर दिए गए शब्दों में से किस श्रेणी में आप रखेंगे? तो जाहिर सी बात है आप इसे गुण की श्रेणी में रखेंगे कि यह उसका गुण है। यदि हम कहें कि वह चोर है, तो अब चोर को आप दोष की अवस्था में रखेंगे। गुण तो यह भी है, लेकिन यह अवगुण है, अच्छे गुण नहीं है, यह दुर्गुण कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई कमी है। तो इसे हम गुणों की बात जरूर कहेंगे, जरूर हम बताएंगे कि यह उसका गुण है, लेकिन वह कैसा गुण है, अच्छा है या बुरा। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यह उसका दोष है, दुर्गुण है। अब अवस्था की हम बात करें तो जैसे बचपन, बुढ़ापा। अब यहाँ पर देखिए यह अवस्था की बात हो रही है, बचपन या बुढ़ापा। इसी प्रकार से स्पर्श और गंध। तो इस तरह से हमने जाना कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, गंध, स्पर्श आदि बोध कराएं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यदि हम देखें तो दूसरा क्रम संख्यावाचक विशेषण का है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ हम कुछ उदाहरण के माध्यम से जानेंगे संख्यावाचक। जैसे मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या का बोध कराने वाला शब्द यहाँ क्या है? 5। और अब हम संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद के विषय में भी जानेंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। निश्चित जिसमें संख्या निश्चित रूप से बताई जाए, अनिश्चित जिसमें संख्या निश्चित ना हो। अब यदि हम आपके समक्ष उदाहरण रखें, जैसे मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर जो पुस्तकों की संख्या है वह निश्चित है। यदि हम इसका दूसरा उदाहरण बताएं, जैसे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मेरे पास कुछ कलमें हैं, तो इस तरह से आपने देखा
कि मैंने संख्या निश्चित नहीं बताई, कोई भी निश्चित संख्या नहीं बताई। मैंने यहाँ पर कहा मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कलमें हैं, तो इसका तात्पर्य कि हमने उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक है। और मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, इसका तात्पर्य कि वह निश्चित है। इसी तरह से अब हम अगला भेद परिमाणवाचक विशेषण के विषय में जान लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण की जानकारी दे, अर्थात नाप तोल मात्रा की जानकारी दे, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, जिसमें नाप तोल और मात्रा का बोध हो। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण है। सीधी सी बात, जब हम यहाँ मात्रा की बात कर रहे हैं, नाप तोल की बात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य जिसे हम गिन ना सके, अर्थात जिसे हम मापें तोलें लेकिन गिन ना सके, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे 1 किलो सेब, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर तेल। अब यहाँ आप उदाहरण में देखेंगे कि सभी में नाप तोल या फिर मात्रा की बात की गई है। जैसे 1 किलो सेब। अब सेब यदि आप खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है आप 1 किलो, आधा किलो इसी प्रकार से खरीदेंगे। कपड़ा खरीदेंगे तो वह भी 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 5 मीटर। यदि आप तेल ले रहे हैं तो आप 1 तेल, 2 तेल ऐसा बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप यही कहेंगे कि 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। तो इस प्रकार से जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण की जानकारी मिले वह क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण को भी हम समझेंगे कि सार्वनामिक विशेषण की हम पहचान कैसे करेंगे। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के विषय में बताने से पहले हम शब्द पर आते हैं। सार्वनामिक जो कि सर्वनाम शब्द से बना है, सर्वनाम में एक प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको शब्द मिला सर्वनाम। अब आपको पता है कि सर्वनाम है क्या, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है, यह आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, हम इसे समझेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा से ठीक पहले वाक्य में प्रयुक्त हो, संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होकर, संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताए, वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह लड़का चोर है। अब देखिए, यदि हम आपसे इसमें पूछें कि संज्ञा शब्द क्या है तो आप बताएंगे कि लड़का। यदि हम आपसे पूछें कि सर्वनाम शब्द तो आप बताएंगे यह। मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा के ठीक पहले वाक्य में प्रयुक्त होकर किसकी विशेषता बताए? संज्ञा की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी विशेषता चोर है, यह विशेषता है। तो यह लड़का, यहाँ पर यह लड़का के लिए संकेतक शब्द हो गया।
यह लड़का, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको सार्वनामिक विशेषण के विषय में भी समझ में आ गया होगा। अब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है यह आप भलीभांति समझ चुके होंगे। जैसे सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो और सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से ठीक पहले वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताए, वह सार्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा के लिए वह संकेतक का कार्य करता है, इसलिए उसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सार्वनामिक विशेषण को भी समझ लिया और विशेषण के भेदों के क्रम में हमने एक एक करके सभी भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम विशेषण के भेदों के बाद विशेषण के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें, जिसमें कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो जरूरी हैं और हमें जानना चाहिए, क्योंकि वह भी विशेषण का ही एक भाग है। तो आइए हम जानते हैं कि वह कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके विषय में हमें चर्चा करनी है। भेदों के क्रम के बाद मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे लड़का बहुत ईमानदार है। अब यदि हम इस उदाहरण में देखें तो यहाँ पर ईमानदार एक विशेषण शब्द है। यदि हम बात करें कि वाक्य में विशेषण क्या है, तो बेशक हम यह बताएंगे कि ईमानदार यह उसकी विशेषता है। यहाँ पर बहुत शब्द जो जुड़ गया, यह अब उसके विषय में और विशेष बता रहा है कि वह ईमानदार तो है लेकिन वह बहुत ईमानदार है। अर्थात यह विशेषण शब्द की विशेषता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ शब्द है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी आए वहाँ पर हम तुरंत यह समझेंगे कि वह क्या है? प्रविशेषण है। जैसे लड़की सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। कुआं गहरा है, कुआं काफ़ी गहरा है। तो अब यहाँ पर विशेषण के अर्थ में आप देखेंगे कि और उस विशेषता को और अधिक बताने के लिए, उसमें और विशेषता लाने के लिए हम ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। इसके बाद यदि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत बात करें तो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलना व अवस्था। अब विशेषण के अंतर्गत यह बिंदु भी महत्वपूर्ण है। प्रायः हम देखते हैं कि हम विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं में तुलना करते हैं कि यह अच्छी है, यह बहुत अच्छी है, यह उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो इस प्रकार से हम सदैव व्यक्तियों और वस्तुओं में तुलना करते हैं। और तुलना की अवस्था की बात करें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। इस प्रकार से आपने देखा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है। उदाहरण स्वरूप, रिया के बाल लंबे हैं, दूसरा उदाहरण यदि हम देखें, रिया के बाल कीर्ति के
बालों से अधिक लंबे हैं। तीसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, रिया के बाल कक्षा में सभी लड़कियों से अधिक लंबे हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि रिया के बाल लंबे हैं। यह विशेषण की मूलावस्था है कि उसकी विशेषता की बात की जा रही है। दूसरी उत्तरावस्था कि रिया के बाल कीर्ति के बालों से अधिक लंबे हैं। यहाँ पर तुलना की गई कि कीर्ति से अधिक लंबे हैं। और तीसरी जो कि उत्तमावस्था है, इसमें रिया के बाल कक्षा में सभी लड़कियों से अधिक लंबे हैं। तात्पर्य यह सबसे उत्तम की बात हो रही है, अर्थात यह उत्तमावस्था है। तो इस प्रकार से विशेषण की ये 3 अवस्थाएं हैं जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी था कि विशेषण की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से हम उन्हें पहचानेंगे। तो इस प्रकार से हमने विशेषण की भूमिका, विशेषण के भेदों का एक एक करके वर्गीकरण और उसके उपभेद के साथ साथ विशेषण की तुलना व अवस्था के साथ साथ हमने प्रविशेषण के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। एक सामान्य प्रश्न उठता है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। इस प्रकार से यह सामान्य प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जिसे हम गिन ना सके उसे हम परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे और जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से हमने दोनों का उदाहरण आपको समझाया है। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कैसे हम उसकी अलग अलग पहचान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर इस प्रकरण को समझने का प्रयास करें, इसका अभ्यास करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।